नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ ठाकुर और मैं आपके जियोग्राफी के लेक्चर्स आगे कंटिन्यू करूंगा। हमारा जो फिलहाल का टॉपिक जो चल रहा है वो है जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा भी सेटबैक क्यों ना हो और चाहे कितना बड़ा फेलियर भी क्यों ना हो, हमें कभी हमारी कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। वी शुड नॉट गिव अप। ठीक है, तो ये हमेशा आपका मोटो रखेगा कि यू शुड नेवर गिव अप। चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर हाउ ग्रेट द सेटबैक, हाउ सीवियर द फेलियर, यू नेवर गिव अप। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है वेदरिंग। क्या है डेफिनेशन, टाइप्स क्या है। ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था दोस्तों कि व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ डेन्यूडेशन। पांच मैंने आपको वो पिक्चर के साथ समझाया था कौन कौन से प्रोसेसेस है। सबसे पहले था वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ठीक है, मांझी मूवी में जो रॉक तोड़ते हैं। ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ब्रेकिंग डाउन। उसे हम वेदरिंग कहते हैं। उसके बाद ब्रेकिंग डाउन के बाद क्या होगा, मटेरियल को नीचे लाने की कोशिश करेंगे तो उसको बोलेंगे मास मूवमेंट। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। फिर अगर ट्रांसपोर्टेशन में साथ में क्रशर लगा दिया फॉर क्रशिंग द रॉक्स, तो ट्रांसपोर्टेशन प्लस क्रशिंग को बोलेंगे इरोजन। और इरोजन के बाद आखिर में जो होगा उसे हम कहेंगे डिपोजिशन। तो ये पांच प्रोसेसेस थे। तो फर्स्ट जो है वेदरिंग, तो वो क्या है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन और ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स स्पेशली ऑन साइट और इन सिटू। यानी कि डिसइंटीग्रेशन और रॉक का टूटना। ठीक है, कहाँ पे, वहीं पे जहाँ लोकेशन हो, वहीं साइट पे ऑन द स्पॉट टूटना, उसे हम वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग जो होता है उसमें कोई मटेरियल का मूवमेंट नहीं होता है, इट इज जस्ट अबाउट ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। सो दोस्तों, डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर। ठीक है। वेदरिंग प्रोसेस को तीन पार्ट में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट वन इज केमिकल वेदरिंग, सेकेंड वन इज फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग एंड थर्ड वन इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। नाउ कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेदरिंग के लिए। उसमें पहला जो है वो है जियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि रॉक स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। क्लाइमेट कंडीशंस वहाँ पे कैसी है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। फिर टोपोग्राफी वहाँ पे कैसी होती है, उस पर भी डिपेंड करता है। और वेजिटेटिव फैक्टर, यानी कि वेजिटेशन स्लोप पे कैसा है, ज़्यादा है या कम है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। नाउ फर्स्ट वन इज केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या होगा दोस्तों, कि यहाँ पे केमिकल एक्शन के द्वारा रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होगा उसके कंपोनेंट्स में, यानी कि स्मॉलर पार्टिकल्स में रॉक का डिसइंटीग्रेशन होगा। केमिकल एक्शन सच एज कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्ट ऑन द रॉक्स टू डिकम्पोज एंड डिसॉल्व देम। ठीक है, यहाँ पे कार्बोनेशन का मतलब होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड। ठीक है, वो डिसॉल्व होंगे एंड दे विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड एंड दिस एसिड इज वल्नरेबल टू द रॉक्स। यानी कि रॉक्स आर मोर वल्नरेबल टू दिस कार्बोनिक एसिड, उसकी वजह से वो आसानी से ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है। और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एयर एंड वाटर अलोंग विथ हीट एक्ट एज अ कैटालिस्ट। ठीक है, तो पानी और हवा, ठीक है, हीट के साथ एक कैटालिस्ट की तरह, यानी दे विल हेल्प इन स्पीड अप द chemical weathering process. ठीक है। Now biological factors such as decomposition of plants and animals also enhances chemical weathering. ठीक है, यानी कि प्लांट्स, हमने कभी कभार देखा होगा कि कभी रॉक्स के बीच में से प्लांट निकलता है। ठीक है, ट्री फॉर्म होता है। सो दे ऑल्सो हेल्प इन एनहेंसिंग केमिकल वेदरिंग। ठीक है। नाउ केमिकल वेदरिंग में फर्स्ट वन है सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या होगा, solution में it is where the dissolvable parts of rock gets weathered such as calcium carbonate which could be dissolved through the process of carbonation which dissolves the calcium and magnesium carbonates। दोस्तों, कार्बोनेशन क्या है हमने देख लिया कि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट दे विल डिसॉल्व एंड विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड की वजह से क्या होगा कि रॉक्स आसानी से दे विल गेट डिसइंटीग्रेट। ठीक है, तो इसमें सॉल्ट्स गेट डिसॉल्व, फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड। मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन लाइमस्टोन आर सोल्यूबल इन वाटर कंटेनिंग कार्बोनिक एसिड। ठीक है।
सेकेंड वन इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे वाटर एडिशन टेक्स प्लेस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, वाटर गेट्स एब्जॉर्ब बाय द मिनरल्स एंड एक्सपांशन ऑफ मिनरल्स टेक्स प्लेस। ठीक है, कि यहाँ रॉक होगा, वहां पे पानी गिरेगा, तो वहां पे क्या होगा, ओवर द टाइम जैसे सीजन्स वेरी करेंगे, ठीक है, कभी गर्मी और कभी ठंड की वजह से वहां पे एक्सपांशन होगा रॉक का, उसकी वजह से क्या होगा, रॉक विल रिजल्ट इनटू ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, सच एक्सपांशन कॉज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ मटेरियल और रॉक। एग्जांपल, कैल्शियम सल्फेट टेक्स इन वाटर एंड रिजल्ट्स इनटू जिप्सम व्हिच इज अनस्टेबल फॉर्म कंपेयर टू कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, जिप्सम का एग्जांपल दिया है कि कंपेयर टू कैल्शियम सल्फेट, जैसे कैल्शियम सल्फेट पानी लेता है और अनस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो कि जिप्सम है। ठीक है, एंड दे विल रिजल्ट इनटू ग्रेन्युलर फॉर्म। ठीक है, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है दोस्तों, इट इज अ प्रोसेस, वहां पे मेटल्स गेट्स ऑक्सीडाइज। ठीक है, सरफेस जो होगा रॉक का, उस पे मेटल्स यानी कि आयन, जहाँ पे आयन कंटेन करेंगे जो रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स, तो वो दे विल इजीली गेट एक्सपोज एंड फॉर्म ऑक्साइड्स। ठीक है, लाइक आयन ऑक्साइड, एंड दिस आयन ऑक्साइड एज कंपेयर टू आयन विल गेट इजीली ब्रोकन। ठीक है, वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा कंपेयर टू आयन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन अकर्स वेयर देयर इज रेडी एक्सेस टू एटमॉस्फेयर एंड ऑक्सीजनेटेड वाटर, यानी कि वहां पे क्या होगा कि आसानी से ब्रेक होने की वजह क्या होगी कि करोजन यानी कि रस्टिंग ऑफ आयन विल टेक प्लेस। ठीक है, उसकी वजह से जल्दी से वो ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद है रिडक्शन। रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कंपोनेंट्स ऑपोजिट टू ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन नहीं होगा साथ में और कंपोनेंट्स ब्रेक होते जाएंगे। ठीक है, और ऐसी कंडीशन आप कहाँ पाएंगे, स्टेगनेंट वाटर और वाटर लॉज एरियाज, जहाँ पे पानी ज्यादातर भरा रहता है, ऐसी जगह पे आप ये रिडक्शन पाएंगे। ठीक है दोस्तों, नाउ next we move on to physical weathering. It is a weathering process which depends on some applied forces. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेंगे, कौन कौन सा एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे एक्ट करेंगे देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स सच एज प्रेशर, ठीक है, एक्सपांशन फोर्स ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है, और वाटर प्रेशर टेम्परेचर, ये सब फैक्टर्स की वजह से फिजिकल वेदरिंग फिनोमेना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ड्यू टू प्रेशर चेंज बाय लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ रॉक्स। यहाँ पे क्या होगा कि एक रॉक अगर दूसरे रॉक पे गिरता है, ठीक है, मान लो, तो क्या होगा, टकराने से एक रॉक टूट जाएगा स्मॉलर फॉर्म में। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स को वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, फिर टेम्परेचर चेंज ब्रिंग्स एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, कभी इन द फॉर्म ऑफ डे और नाइट, सवेरे ज़्यादा गर्मी होने के कारण, ठीक है, और रात को ज़्यादा ठंड होने के कारण, दे विल रिजल्ट इनटू एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और कैसे होगा वो, तो उसमें टेम्परेचर चेंज की वजह से फर्स्ट वन इज लेयर्ड एक्सपांशन, उसे हम एक्सफोलिएशन कहते हैं। ठीक है, एक्सफोलिएशन का मतलब होता है कि लेयर बाय लेयर ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। ठीक है, उसे हम ओनियन पीलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। जैसे दोस्तों एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ओनियन होता है, उसे हम कैसे ओनियन बाय ओनियन निकालते हैं, लेयर बाय लेयर निकालते हैं ओनियन में। ठीक है, उसी तरह एक्सफोलिएशन में भी वही होता है। रॉक के ऊपर का जो सरफेस होता है वो गर्मी और ठंड की वजह से धीरे धीरे, कभी कभार क्या होता है, धीरे धीरे लेयर बाय लेयर इट विल रिजल्ट इनटू ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्सफोलिएशन। आप अंडे का भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, अंडा जो होता है उसका सबसे पहले उसको आप गर्मी में बाहर रख दोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर का जो सरफेस होता है उसका वो धीरे धीरे ब्रेक करना चालू हो जाएगा बाय लेयर। ठीक है, उसे हम एक्सफोलिएशन कहते हैं। नाउ सेकंड वन इज कंप्लीट एक्सपांशन। ठीक है, कंप्लीट एक्सपांशन में क्या होगा कि नॉर्मल हीटिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ रॉक, यानी कि लेयर बाय लेयर नहीं होगा लेकिन एक साथ पूरा रॉक टूट जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फ्रीजिंग एंड थॉइंग एंड फ्रॉस्ट वेजिंग मोस्टली विजिबल इन ग्लेशियर्स। फ्रीजिंग एंड थॉइंग, उसमें क्या होता है दोस्तों कि मान लो ये एक रॉक सरफेस है, ठीक है, रॉक का
सरफेस है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले पानी यहाँ पे आएगा, फिर ठीक है ओवर द टाइम ये फ्रीज होगा, ठीक है। तो फ्रीज होने के कारण ये एक्सपांड करेगा, यहाँ पे एक्सपांड करेगा और डीप, इट विल रिजल्ट इनटू डीप क्रैक्स, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ओवर द टाइम ज़्यादा क्रैक्स डेवलप होंगी, ठीक है, एक्सपांशन होने के कारण, और धीरे धीरे ये पूरा रॉक टूट जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉइंग। एंड सिमिलर केस है फ्रॉस्ट वेजिंग। फ्रॉस्ट वेजिंग में क्या होता है कि फ्रॉस्ट के कारण जो ग्लेशियर्स में पाए जाते हैं फ्रॉस्ट, इट विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ वेज। एकदम नाइफ का कैसा आकार होता है, ऐसा उसी का नाइफ यानी कि जो शार्प होती है वैसे ही शार्प वेज फॉर्म होंगे। आपने अगर गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज देखी होगी तो उसमें कैसे नाइट वॉकर्स को मतलब मारने के लिए जो आइस नाइफ्स जो यूज की जाती है, इट इज इन द शेप ऑफ लाइक दैट ओनली, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट वेदरिंग। सॉल्ट वेदरिंग में क्या होगा कि सॉल्ट विल एक्सपांड बाय थर्मल एक्शन, हाइड्रेशन, क्रिस्टल एक्शन यानी कि क्रिस्टलाइजेशन। हमने आगे देखा कैसे होगा। जिप्सम ब्रेक्स रॉक्स इन डेजर्ट। जिप्सम फॉर्म होने के कारण इट विल बी मोस्ट अनस्टेबल एंड इट विल रिजल्ट इनटू ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, और वो आपको डेजर्ट में मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद है बायोलॉजिकल वेदरिंग। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिक और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विल गो ऑन एंड ब्रेक डाउन द रॉक्स, ठीक है। आप बायोलॉजिकल वेदरिंग में आप मांझी मूवी वाला सीन याद रखिएगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल रोडेंट्स एंड इंसेक्ट्स यानी कि टर्माइट्स, ठीक है, क्या करेंगे वो, सबसे पहले बरोज क्रिएट करेंगे ऑन द रॉक्स एंड वेज इन रॉक्स, ठीक है। उसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे रॉक्स विल ब्रेक डाउन, ठीक है। फिर प्लांट्स एंड एनिमल डीके रिजल्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिकल एसिड यानी कि कार्बोनिक एसिड जो फॉर्म करता है प्लांट एंड एनिमल डीके। प्लांट और एनिमल डीके जो सरफेस रॉक का सरफेस होता है उस पर कई साल लेफ्ट ओवर होने के कारण वो कभी कभार एसिड के फॉर्म में कुछ छोड़ जाते हैं, या तो कार्बोनिक एसिड, ठीक है, या तो नाइट्रिक एसिड या तो सल्फ्यूरिक एसिड, और दे आर लाइक these rocks are more vulnerable to this kind of acid, ठीक है। और over the time, over million of years it break down into rocks, ठीक है। now plant roots, ठीक है, plant roots की वजह से भी जो रॉक होते हैं वो कभी ब्रेक हो जाता है, कहीं बार ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और ह्यूमन एक्शन तो मैंने आपको बोला कि आप मांझी मूवी का सीन याद रखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को याद रखिए, ठीक है। ह्यूमन एक्शन की वजह से भी रॉक्स ब्रेक हो जाते हैं, कभी कभार ब्लास्ट करने से या फिर खुद तोड़ने से, ठीक है। उसके बाद जो है मास मूवमेंट और मास वेस्टिंग, ठीक है दोस्तों। और मास मूवमेंट और मास वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है ये हमें पता होना चाहिए। मास वेस्टिंग जो होता है इट इज द रिमूवल ऑफ टॉप पार्ट ऑफ द स्लोप ओनली, यानी कि ये जो सरफेस है, तो ठीक है, ये जो टॉप वाला सरफेस है, तो अगर ये रिमूव हो जाता है तो उसे हम मास वेस्टिंग कहेंगे, ठीक है। ऊपर वाला सरफेस अगर रिमूव हो जाता है तो उसे हम कहेंगे मास वेस्टिंग, ठीक है। मास मूवमेंट क्या था, हमने देखा था कि कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है, मतलब ब्रेकिंग डाउन के बाद जो मूवमेंट होती है उसे हम बोलते हैं मास मूवमेंट, ठीक है। तो मास वेस्टिंग हमने देख लिया। नाउ मास मूवमेंट में क्या होगा कि इट इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, दैट इज रिमूवल फ्रॉम टॉप प्लस बेस एज वेल, यानी कि ऊपर से रिमूव तो होगा प्लस यहाँ नीचे से भी थोड़ा रिमूव हो जाएगा। तो ये जो फिनोमेना है उसे हम मास मूवमेंट कहते हैं दोस्तों। मास वेस्टिंग और मास मूवमेंट में आपको पता चल गया होगा क्या डिफरेंस है। नाउ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डाउन द मटेरियल फ्रॉम द साइट ऑफ वेदरिंग, ठीक है, इसे हम मास मूवमेंट कहते हैं। इट इज कैरिड आउट मोस्टली ड्यू टू ग्रेविटी बाय द प्रोसेस सच एज स्लाइडिंग, रोलिंग, क्रीपिंग एंड फ्लोइंग डाउन, ठीक है। ग्रेविटी का फैक्टर है इसमें, काफ़ी पार्ट प्ले करता है, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, ठीक है दोस्तों। तो मास मूवमेंट इज एडेड ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट। तो पहला जो है वो स्लो मूवमेंट, फिर जो है रैपिड मूवमेंट, और तीसरा जो है लैंडस्लाइड, ठीक है। देख लेते हैं स्लो मूवमेंट में क्या होगा। फर्स्ट वन है सॉइल क्रीप।
सॉइल क्रीप जो होता है it occurs when moderately steep slopes covered with soil move extremely slow and hence it is not visible to general observation. ठीक है, मतलब इतना स्लो होगा ये फिनोमेना कि हम एज ह्यूमन आई आसानी से ये फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं कर सकते. ठीक है. सॉइल क्रीप कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स सच एज सॉइल क्रीप, रॉक क्रीप, ग्लेशियर क्रीप और टेलुस क्रीप. टेलुस क्रीप क्या है दोस्तों? तो टेलुस क्रीप जो है वो है वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स अलोंग विथ सॉइल ऑन द सरफेस, यानी कि रॉक पार्टिकल्स के साथ साथ सॉइल भी वेदर्ड होगी. ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ रॉक. ठीक है. और स्लो मूवमेंट में जो दूसरा है वो है सॉलिफिकेशन. सॉलिफिकेशन में क्या होगा? इट बेसिकली इन्वॉल्व्स द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉइल. ठीक है. और फाइन ग्रेन रॉक्स मूविंग अंडर सैचुरेटेड वाटर कंडीशंस और लुब्रिकेटेड बाय वाटर, हेंस इट अकर्स इन मोस्टली मॉइस्ट कंडीशन. इसमें जो एजेंट है वो वाटर सॉलिफिकेशन में. ठीक है, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉइल और फाइन ग्रेन रॉक्स विल हैपन ड्यू टू वाटर एंड इट जनरली हैपन्स इन मॉइस्ट कंडीशन. ठीक है दोस्तों, दो स्लो मूवमेंट में देख लिए, सॉइल क्रीप एंड सॉलिफिकेशन. फिर उसके बाद है रैपिड मूवमेंट्स. रैपिड मूवमेंट्स में जो फर्स्ट वन है अर्थ फ्लो. अर्थ फ्लो में क्या होगा दोस्तों कि मान लीजिए ये एक सरफेस है रॉक का, वहां पे क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए वेजिटेशन है, तो यहाँ से ब्रेक होने के बाद जैसे मूव करेगा, ठीक है, मटेरियल यहाँ नीचे मूव करेगा अलोंग द स्लोप, तो वेजिटेशन की वजह से फ्रिक्शन पैदा होगा. मतलब इतनी आसानी से वो नीचे मूव नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो क्या होगा, कभी कभार यहाँ पे अंदर स्लिप ऑफ क्रिएट होंगे. तो ये जो फिनोमेना है वेजिटेशन कवर होता है यहाँ पे और इतनी आसानी से मटेरियल नीचे नहीं पहुंच पाता, तो ये जो फिनोमेना है उसे हम कहते हैं अर्थ फ्लो और जनरली मॉडरेट स्लोप्स पे पाया जाता है. ठीक है. और मड फ्लो में क्या होगा दोस्तों? मड फ्लो में क्या होता है, डिफरेंस आपको बता देता हूँ. मड फ्लो में वेजिटेशन नहीं होता और चैनल्स क्रिएट होती है. वेजिटेशन ना होने के कारण चैनल्स क्रिएट होते हैं ताकि मड आसानी से आ सके एंड इट इज मच फास्टर कंपेयर टू अर्थ फ्लो. ठीक है, यहाँ से पूरा बहता बहता नीचे आ जाएगा. So mud flow, this happens when vegetation cover is absent in water saturated slopes, because of which channels are created on the slope in which mud will freely flow. यहाँ पे चैनल्स क्रिएट होती है और यहाँ पे चैनल्स नहीं क्रिएट होती है. यहाँ पे वेजिटेशन कवर होता है, यहाँ पे वेजिटेशन कवर नहीं होता, ये याद रखिएगा. और तीसरा जो है वो है डेब्रिस एवलांचे. ठीक है, डेब्रिस एवलांचे आपने, मैं आपको एग्जांपल दूं, आप जेम्स बॉन्ड की मूवी देखते होंगे, तो डेब्रिस एवलांचे क्या होता है, वहाँ पे मतलब आप देखा होगा आपने कि इट इज़ लाइक, अब ग्लेशियर एवलांचे का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जेम्स बॉन्ड की मूवी में क्या होगा कि ग्लेशियर जो है वो कैसे, मतलब वहाँ पे साउंड और वाइब्रेशन होने के कारण ग्लेशियर कैसे मेल्ट होके नीचे आ जाता है एकदम फास्ट. ठीक है, तो आपने वो जेम्स बॉन्ड की मूवी में आप देख सकते हो. इट इज़ अ सिमिलर काइंड ऑफ फिनोमेना, लेकिन वहाँ पे ग्लेशियर नहीं होता है, यहाँ पे डेब्रिस यानी कि स्मॉल रॉक पार्टिकल्स. ठीक है, इट जनरली हैपन्स इन एरिया ऑफ ह्यूमिड रीजन without vegetation cover on steep slopes and they are much faster than mud flow. ठीक है, mud flow से भी ज्यादा रैपिड होता है ये steep slopes. ऐसा है, steep slopes like this. ठीक है, यहाँ पे होता है ये. तो रैपिड मूवमेंट में देख लिया अर्थ फ्लो, मड फ्लो एंड डेब्रिस एवलांचे. उसके बाद लैंडस्लाइड. तो लैंडस्लाइड जो होता है वो सबसे बिगेस्ट, मोस्ट रैपिड एंड ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है. इसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा होती है लैंडस्लाइड की, तो इट इज़ इन द रीजन वेर अर्थक्वेक प्रोन रीजन, यानी कि अर्थक्वेक जहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड अक्कर होने के चांसेस ज़्यादा है. दूसरी जगह है वो है हैवी रेनफॉल रीजन, तीसरी स्टीप स्लोप, और चौथी जो है जहाँ पे कंसोलिडेशन ऑफ रॉक हैज़ नॉट हैपन. ठीक है, यानी कि रॉक्स जहाँ पे इकट्ठे ज़्यादातर नहीं पाए जाते वहाँ पे लैंडस्लाइड होने की चांसेस ज़्यादा है. ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस है, ये आप देख लीजिएगा लैंडस्लाइड की, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है लैंडस्लाइड की. ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स टाइप है. लैंडस्लाइड्स आर मोर इन हिमालयन रीजन्स कंपेयर टू पेनिनसुलर रीजन. क्या ये सही है या फिर गलत? तो दोस्तों हमने अभी आगे देखा कि ये 4 जो कंडीशंस है
लैंडस्लाइड की, अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स, हैवी रेनफॉल रीजन्स, स्टीप स्लोप और कंसोलिडेशन ऑफ रॉक। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा नहीं हुआ हो वहाँ। ये 4 कंडीशंस को कंसिडर करते हुए हम देखें क्वेश्चन को, तो जगह कौन सी होगी? तो दोस्तों हिमालयन रीजन्स, वहाँ पे अर्थक्वेक भी ज़्यादा होते हैं और लैंडस्लाइड भी ज़्यादा होती है, ठीक है, कंपेयर टू पेनिनसुलर रीजन। तो landslides are more in Himalayan regions compared to peninsular region. This is true. ठीक है दोस्तों। नाउ उसके बाद जो है इरोजन, हमने देखा था इरोजन क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन प्लस क्रशिंग विच इज इरोजन। तो when the material is broken in motion it is called as erosion। अगर मटेरियल जो होता है वो मूवमेंट करता होता है तब वो ब्रेक हो जाता है तो उसे हम इरोशन कहते हैं। ठीक है, तो इट इज बिंग डन बाय एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन। ठीक है, हाउ डज इट टेक्स प्लेस? तो सबसे पहला है कोरिजन या फिर एब्रेजन भी बोल सकते हो। व्हेन बिगर पार्टिकल्स रब अगेंस्ट स्मॉलर पार्टिकल्स एंड ब्रेक डाउन, यानी कि जब बड़े रॉक्स स्मॉलर रॉक्स के साथ रब करेंगे तो उसकी वजह से जो ब्रेक डाउन होगा उसे हम कोरिजन या फिर अब्रेजन भी बोल सकते हैं। उसके बाद एट्रीशन, उसमें क्या होगा, जब दो स्मॉल पार्टिकल्स मोशन में होंगे और एक दूसरे के साथ रब करेंगे अगेंस्ट ईच अदर एंड विल फर्दर ब्रेक डाउन, दिस फिनोमेना इज एट्रीशन। फिर तीसरा जो है वो है हाइड्रोलिक एक्शन, यानी कि पानी की वजह से होगा। व्हेन वाटर ड्यू टू इट्स प्रेशर हिट द रॉक एंड ब्रेक इट एंड कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो आप वाटरफॉल जो होता है उसका एग्जांपल ले ले। पानी ऊपर से जैसे नीचे फ्लो होता है, वहां पे नीचे क्या होगा, एक रॉक सरफेस। वाटरफॉल यहाँ से हो रहा है, एक रॉक सरफेस है ये नीचे, तो ये जो पानी नीचे आ रहा है उसकी वजह से ये जो रॉक है वो प्रेशर की वजह से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ओवर द पीरियड लॉन्ग टाइम, मतलब लॉन्ग टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंड दिस हाइड्रोलिक एक्शन इज स्पेसिफिकली मोस्टली डन बाय रिवर्स एंड वेव्स। ठीक है दोस्तों, इसमें एजेंट जो है रिवर्स एंड वेव्स। ठीक है, आगे कंटिन्यू। इरोजन में जो फोर्थ वन है करोजन, यानी कि जब मूविंग मीडियम करोड द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये तो पता ही है आपको करोजन क्या है। फिर फिफ्थ वन इज प्लकिंग। प्लकिंग क्या होगा दोस्तों, कि ये जो फिनोमेना है वो ग्लेशियर में पाए जाते हैं, यानी कि ग्लेशियर, ये आप देख सकते हो, ग्लेशियर जब ऊपर से नीचे आता है तो जो नीचे जो रॉक्स जो होते हैं ग्लेशियर के नीचे बॉटम में, मतलब आप आपने बिस्किट खाए होंगे कुकीज़ वाले, तो उसमें कैसे कुकीज़ बिस्किट में एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे ग्लेशियर में क्या होता है, एट द बेस रॉक्स आर एम्बेडेड, और जैसे ही ग्लेशियर नीचे आता है तो दे विल पुल द रॉक आउट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लकिंग फिनोमेना। उसके बाद डिफ्लेशन। डिफ्लेशन ये मतलब मंदी वाला सीन नहीं है, इकोनॉमी वाला, ये इरोजन का टाइप है। डिफ्लेशन जो होता है ये डेजर्ट में पाया जाता है। इट इज़ जनरली ड्यू टू विंड, यहाँ पे एजेंट विंड है। यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए एक रॉक सरफेस है, ऐसा एक रॉक सरफेस है और ये बॉटम है और ये सॉइल है, सॉइल है यहाँ पे भी सॉइल है। तो यहाँ पे क्या होगा, विंड की एक्शन की वजह से सॉइल विल मूव अपवर्ड, यहाँ पे ड्यू टू विंड, यहाँ तक ड्यू टू विंड एक्शन सॉइल विल मूव अपवर्ड, और क्या करेगा, धीरे धीरे ये रॉक के बेस को इरोड करता जाएगा, ग्रेजुअली इसे इरोड करता जाएगा। ठीक है, फिर फाइनल स्ट्रक्चर जो होगा ये रॉक का वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये डेजर्ट में होता है ड्यू टू विंड। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मशरूम रॉक। ठीक है, तो हमने 6 टाइप के देख लिए इरोजन। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से? फर्स्ट वन इज कोरिजन, सेकेंड वन इज एट्रिशन, थर्ड हाइड्रोलिक एक्शन, फोर्थ करोजन, फिफ्थ प्लकिंग एंड सिक्स्थ डिफ्लेशन। ठीक है, नाउ फाइनल इरोजन के बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। इट इज बीइंग डन बाय ऑल एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन, सारे एजेंट्स रेस्पॉन्सिबल है ये फिनोमेना करने के लिए। और डिपोजिशन है वो इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। ठीक है, वेर इरोजनल एजेंट्स lose their velocity and energy on the gentler slopes and the material carried by them start to settle
themselves, ठीक है। इरोजन के बाद डिपोजिशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जो इरोजनल एजेंट्स होते हैं वो अपनी वेलोसिटी और एनर्जी जैसे ही लूज कर देते हैं, उसके बाद क्या होगा, जो मटेरियल वो कैरी करते हैं होते हैं वो अपने आप सेटल होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। एंड दिस इरोजनल एजेंट्स एक्ट एज एग्रेडेशनल और डिपोजिशनल एजेंट्स, ठीक है दोस्तों। एग्रेडेशन क्या है हमने देखा था आगे, इट इज अ काइंड ऑफ डिपोजिशन और फिलिंग अप ऑफ सरफेस और डिप्रेशन, ठीक है। नाउ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। Debris avalanche can be included in the category of A. Landslides, rapid flow mass movements, slow flow mass movements और subsidence। क्या होगा दोस्तों आंसर इसका, हमने आगे देखा कि डेब्रिस एवलांचे इज एन एग्जांपल ऑफ रैपिड फ्लो मास मूवमेंट्स, ठीक है, सिंपल था। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अफेक्टेड बाय हाइड्रेशन प्रोसेस। हाइड्रेशन प्रोसेस होने के कारण कौन सा मटेरियल अफेक्ट होता है, तो फर्स्ट वन इज ग्रेनाइट, सेकंड वन इज क्वार्ट्ज, थर्ड वन इज क्ले एंड लास्ट वन इज सॉल्ट्स। तो हमने आगे देखा कि हाइड्रेशन प्रोसेस के होने के कारण सॉल्ट्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है। सो दोस्तों दिस आर द क्वेश्चंस विच आर लिफ्टेड फ्रॉम योर एनसीईआरटी, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।